नमस्कार दोस्तों। आज से हम भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे सिर्फ फैक्ट्स और आर्टिकल्स का सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह समझ का विषय है। इस पूरे कोर्स में हमारा फोकस केवल याद करने पर नहीं, बल्कि समझने पर होगा। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्यों बना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसका वर्तमान स्वरूप कैसे विकसित हुआ। इसी कारण पॉलिटी की शुरुआत हम सीधे आर्टिकल से नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, जिसके भीतर भारतीय संविधान का उद्भव हुआ और वो वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ। इसके साथ हम शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। भारतीय संविधान किसी एक दिन या किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि यह लगभग 200 वर्षों तक चले ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास का परिणाम है। भारत में आधुनिक प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक व्यवस्थाओं का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान क्रमिक रूप से हुआ है, यानी एक सीक्वेंस में हुआ है। और ये जो विकास है, ये विभिन्न अधिनियमों द्वारा धीरे धीरे भारत में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका और संघीय ढांचे की नींव रखी। इसके साथ ही भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान इन्हीं ब्रिटिश अधिनियमों से प्रभावित है। विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, जो कि इसी ब्रिटिश प्रणालियों से लिया गया है। हम बात करते हैं, अब हमें आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि संवैधानिक विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसे दो चरणों में समझा जा सकता है। पहला कंपनी शासन और दूसरा क्राउन शासन। कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास की अवधि 1773 से 1858 के बीच रही, जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से होती है। ये जो एक्ट है, ये भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला संवैधानिक कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, यानी कि पहले उस पोस्ट के लिए हम गवर्नर वर्ड का यूज करते थे, लेकिन अब उसके लिए गवर्नर जनरल वर्ड यूज किया जाने लगा। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद गठित की गई। इसके साथ ही बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। साथ में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जो कि इसी एक्ट का एक मुख्य प्रावधान था, जिससे न्यायिक व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। यह अधिनियम कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। यहां तक हमने पहला संवैधानिक इतिहास समझ लिया, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इससे कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो गया था? इसका जवाब आता है नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए अगला अधिनियम लाया गया, जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रशासनिक शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना था। और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत डुअल का मतलब कि यहाँ पर काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी इसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिए गए,
जबकि व्यापारिक कार्य कंपनी के पास रहे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से क्या कर होता था, ब्रिटिश सरकार भारत के प्रशासन पर नियंत्रण रखती थी। और ये जो अधिनियम है ये भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की स्थापना का प्रतीक था। अब तक हमने यह देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब और कैसे खत्म हुआ। ये तो शुरुआत थी। इसी सवाल का उत्तर हमें चार्टर एक्ट 1813 में मिलता है, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813। ये जो अधिनियम था इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार यानी कि ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। चाय यानी कि इसका अर्थ यह था कि अब अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते थे। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की आर्थिक शक्ति को सीमित करने की दिशा में एक पहला और महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम की एक अन्य इंपॉर्टेंट विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार यह स्वीकार किया गया कि ब्रिटिश भारत का प्रशासन कंपनी केवल ट्रस्टी के रूप में चला रही है, अर्थात भारत राजस्व अब कंपनी के निजी हितों के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाना था। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। अब ब्रिटिश सरकार का ध्यान केवल व्यापार से हटकर प्रशासन और समाज सुधार की ओर भी गया। इसी बात की झलक हमें मिलती है इस अधिनियम के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया, शिक्षा और धार्मिक सुधारों के लिए धन का प्रावधान, और मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, जिससे पश्चिमी शिक्षा और ईसाई मिशनरियां का भारत में आगमन प्रशस्त हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी प्रशासनिक केंद्रीकरण पूरी तरह से नहीं हुआ था। इसी कमी को दूर करने के लिए अगला बड़ा संवैधानिक कदम उठाया गया और यहीं से हम अगले अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है चार्टर एक्ट 1833, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। अब तक हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तो तोड़ दिया, लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि क्या केवल व्यापारिक सुधार पर्याप्त थे? इसका जवाब आता है नहीं। अब आवश्यकता थी प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित और केंद्रीकृत करने की, यानी कि उसको सेंट्रलाइज्ड करने की। और इसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आया ये 1833 का एक्ट। यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रावधान किए गए उसके द्वारा हमारी पूरी सिस्टम को बदलाव देखने को मिलता है। इस अधिनियम के द्वारा पहला बदलाव था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार पहली बार पूरे भारत में एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लाया गया, यानी कि भारत प्रशासन में वास्तविक केंद्रीकरण की शुरुआत इसी 1833 के अधिनियम से होती है। यहां से भारतीय प्रशासन में केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। साथ ही इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक प्रशासनिक संस्था के रूप में सीमित कर दिया। अब कंपनी व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुकी थी। और इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत पहली बार
भारत के लिए एक समान कानून व्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इसी उद्देश्य से प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आधुनिक भारतीय विधि व्यवस्था की नींव पड़ती है। हालांकि इसके बावजूद प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता बनी रही, विशेष रूप से प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में। और यहीं से हम अगले चार्टर अधिनियम की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1853। यह अधिनियम प्रशासनिक सुधारों को और आगे ले जाने का प्रयास था और इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार और अधिक स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया और विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से पृथक कर दिया, यानी कि विधायी कार्य के जो कार्यकारी काम थे उनको इससे सेपरेट कर दिया गया। यह पहली बार विधायिका का स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से अलग स्वरूप उभर कर हमारे सामने आता है। इनके अलावा इस अधिनियम की एक और विशेषता थी कि इसमें भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे कि आज हम सिविल सेवा की परीक्षा देखते हैं, इसी पैटर्न को इसमें शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य प्रशासन में योग्यता और दक्षता को बढ़ावा देना था। खुली का मतलब वहां सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो इससे क्या है, जो टैलेंटेड होगा यानी कि जो योग्य व्यक्ति होगा वो उस प्रशासन में शामिल हो सकता था। यही वह बिंदु है जहां से आधुनिक नौकरशाही प्रणाली की नींव रखी जाती है, जो हम IAS IPS जो ये सिस्टम हमारा हम आज देखते हैं। इसके साथ ही इस अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में स्थायी और संगठित प्रशासन स्थापित करना चाहती है, न कि केवल अस्थायी प्रशासन। वो अब यहाँ पर कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहती थी, पॉलिसी भी वही बना रही थी, इंप्लीमेंट भी, यानी कि अब वो कंप्लीट अपना कंट्रोल यहाँ पर चाह रही थी। लेकिन इसी के कुछ ही वर्षों बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया, और वो घटना थी 1857 का विद्रोह। इसी घटना के साथ, इसी विद्रोह के साथ कंपनी शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। अब भारत एक नए चरण में प्रवेश करता है जिसे हम कहते हैं क्राउन शासन। और क्राउन शासन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुए उनको हम एक श्रृंखला के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला समाप्त होती है और इसके साथ ही हमारा कंपनी रूल का संवैधानिक विकास भी पूरा हो जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं दूसरे बड़े चरण में, यानी क्राउन शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और इसकी शुरुआत होती है। लेकिन 1857 में एक ऐसी घटना घटी जिसे पूरे ब्रिटिश शासन की दिशा ही बदल दी, और यह घटना थी हमारी 1857 का विद्रोह, जिससे यह स्पष्ट कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने में पूरी तरह असफल हो चुकी है। और यही कारण है कि ब्रिटिश संसद को भारत के शासन की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में लेनी पड़ी। इसी पृष्ठभूमि में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी भारत शासन अधिनियम 1800 शासन लाया गया, और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण का ये पहला कदम था। यहीं से कंपनी रूल का अंत होता है और क्राउन रूल का शुरुआत होती है, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत
ब्रिटिश सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद सृजित किया गया, जो भारत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। यानी कि एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया गया जो कि ब्रिटिश सरकार में था, लेकिन वो क्या करेगा, वो भारत की सत्ता के लिए काम करेगा, यानी कि वो यहाँ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करेगा। और उसकी सहायता के लिए ये हमारे भारत के प्रशासन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी था। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद गठित की गई, यानी कि बनाई गई। इसका अर्थ यह था कि अब भारत का प्रशासन लंदन से, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये यहाँ पर नहीं था, ये लंदन से काम करता था। यानी कि अब भारत का प्रशासन लंदन से नियंत्रित किया जाएगा। भारत में अब फिर से वही नामकरण वाला कि अब हमारा जो हमने बंगाल का गवर्नर था, उसको हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। अब हमारा क्या कर दिया गया, अब उसका गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, जो कि सेंट्रलाइजेशन हुआ था उस टाइम पर। अब उसी भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि वह ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बन गया था। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं, बल्कि शासन की प्रकृति में बदलाव का भी संकेत था, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से कुछ घोषणाएं की गई, जिसमें पहली थी कि भारतीयों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान किया जाएगा, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की नीति अपनाई जाएगी। हालांकि ये घोषणा मात्र थी, व्यवहार में ये वादे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। तो 1858 के अधिनियम ने 1861 के अधिनियम ने भारतीयों को शासन में शामिल करने की शुरुआत की, लेकिन क्या ये आगे अच्छा कदम हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या ये भागीदारी अभी बहुत सीमित थी और इसी सीमा को बढ़ाने के लिए आगे और सुधार किए गए। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीयों की भागीदारी को और बढ़ाया गया। इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 में लाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विधायी परिषदों के कार्य क्षेत्र और भारतीय सदस्यों की भूमिका का विस्तार करना था। साथ ही परिषदों को, यानी कि इसमें केंद्रीय एवं विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही परिषदों को पहली बार बजट पर चर्चा करने का सीमित अधिकार दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि इससे भारतीय सदस्यों को प्रशासनिक कार्यों पर टिप्पणी करने का अवसर मिला। एटलीस्ट अगर उनके विचार को शामिल किया जाए या ना किया जाए, लेकिन अब उनको उस पर कमेंट करने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त परिषदों के सदस्य सार्वजनिक महत्व के प्रश्न भी पूछ सकते थे। हालांकि वे प्रश्न, यानी कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस अभी भी उनको पूछने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही इसमें विधायी परिषद केवल कानून बनाने तक सीमित थी। अभी भी वो केवल कानून बनाने तक सीमित न रहकर चर्चा के मंच के रूप में भी बनने लगी। हालांकि इसमें इनको कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन उनके साथ कुछ लिमिटेड उनको शक्तियां दी गई। अभी भी भारतीयों को चुनाव का अधिकार नहीं दिया गया था और सदस्यों का जो चयन था वह भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। फिर भी यह अधिनियम भारतीयों की राजनीतिक चेतना के विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 1892 के अधिनियम ने चर्चा और प्रश्नों की अनुमति तो दी, लेकिन
भारतीय अभी भी सत्ता के वास्तविक केंद्र से दूर थे और यही असंतोष आगे चलकर और बड़े सुधारों की मांग का कारण बना। अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस अधिनियम को, जैसा कि आपने देखा, कि इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया क्योंकि उस समय भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इसी वजह से इस सुधार का नाम भी, या फिर इस एक्ट को एक अन्य नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। यह अधिनियम पहली बार भारतीयों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ता है, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत सीमित निर्वाचन प्रणाली लिमिटेड इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई। हालांकि यह निर्वाचन प्रणाली बहुत संकीर्ण थी और केवल कुछ वर्गों तक सीमित थी, फिर भी हम कह सकते हैं कि यह भारतीयों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम का सबसे कंट्रोवर्सी जो सब्जेक्ट था या विशेषता थी, विवादास्पद विशेषता थी, वो क्या थी कि इस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। इस वजह से यानी कि धर्म के नाम का एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। इस व्यवस्था में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रखी, जिसका प्रभाव आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन और जो हमारे संविधान निर्माण है वहां तक हमें दिखाई देता है। इस अधिनियम के द्वारा जो हमारी विधायी परिषदों की शक्तियां थी उनको भी विस्तारित किया गया, यानी कि उनको विस्तार दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के लिए अधिक अधिकार दिए गए। पहले प्रश्न तो पूछ सकते थे, लेकिन उनकी जो लिमिटेशंस थी उसको थोड़ा कम किया गया और अभी थोड़ा सा उनको अधिक प्रश्न करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन कार्यपालिका अब भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कुछ भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए, यानी कि उन्हें बस एज ए डेमो के रूप में, या फिर वो लोग ज्यादा ऑब्जेक्शन ना करें, केवल उनको वहां पर जो अनरेलेवेंट टॉपिक थे, डिपार्टमेंट थे, उनकी अथॉरिटी दी गई, जिससे उनके शासन पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे सुधार थे वो सीमित थे, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रभावशीलता बहुत गहरी थी। 1909 के सुधारों ने भारतीयों को चुनाव का स्वाद तो चखा दिया, लेकिन वास्तविक स्वशासन की मांग अब और भी तेज हो चुकी थी, क्योंकि इससे उनको यानी कि इलेक्शन का जो टेस्ट था वो पता चल गया था कि इलेक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो इसलिए अब जो वास्तविक स्वशासन की जो डिमांड थी वो थोड़ी तेज हो चुकी थी, और इसी बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप अगला बड़ा अधिनियम हमारे सामने आता है, जो है भारत शासन अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस अधिनियम, जैसा कि आपने 1909 को देखा कि उसका नाम मार्ले मिंटो सुधार था, इसी तरह से इस एक्ट का भी एक और नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसका रीजन यही है कि उस टाइम पर जो प्रशासन करने वाले थे उनके नाम को सिंबॉलिक लेकर इसका नामकरण किया गया था। और हमने देखा कि 1909 के सुधारों ने भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी दी, लेकिन शासन की मांग लगातार तेज होती जा रही थी। विशेषकर जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये मांग और भी तेज हो गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 के मिड में चला था। इसी पृष्ठभूमि में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम की सबसे मेन जो थी विशेषता थी
वो थी कि इस समय द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जो केवल प्रांतीय, लेकिन वो केवल प्रांतीय स्तर पर लागू की गई थी। यानी कि जो प्रांत के जो विभाग थे उनको दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट और हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और जो आरक्षित विषय थे उनमें क्या क्या था, जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था, फाइनेंस, वित्त। और जो हस्तांतरित विषय थे वो थे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, वो हमारे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे। और जो आरक्षित विषय थे उन पर ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में थे, जबकि हस्तांतरित थे वो किसके थे, वो भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे। यह पहली बार था जब भारतीय मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बने। और इस अधिनियम के द्वारा जो हमारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और सीमित मताधिकार को और बढ़ा दिया गया, जो कि 1909 में केवल मुस्लिम पृथक किए गए थे, अब उनका दायरा और बढ़ा दिया गया, यानी कि और कैटेगरीज भी इसमें ऐड कर दी गई थी। हालांकि केंद्र में उत्तरदायी प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल प्रांतीय स्तर पर ऐसा कुछ सिस्टम किया गया था और वायसराय की शक्ति अत्यंत व्यापक बनी रही। इसीलिए द्वैत शासन प्रणाली को व्यवहारिक रूप से असफल माना जाता है। रीजन यही है कि वो केवल प्रांतीय स्तर पर थी। और 1919 का अधिनियम एक प्रयोग था, लेकिन यह भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका और यही असफलता अगले बड़े और व्यापक अधिनियम का आधार बनी। क्योंकि जितने भी एक्ट्स लाए गए हैं वो सारे, जो पहला वाला एक्ट है उसकी लिमिटेशंस को कम करने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठाया गया है। इसलिए अब हम बात करते हैं उस अधिनियम की जिसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लार्ज व्यापक स्रोत माना जाता है। वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश काल का सबसे, ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो था ही, साथ में ब्रिटिश काल का सबसे व्यापक और विस्तृत अधिनियम था। भारतीय संविधान के लगभग 60% प्रावधान थे वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, लेकिन ये केवल एक हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, जो कि कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। और इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय स्वायत्तता थी उसकी स्थापना की गई और जो द्वैत शासन को, जो कि 1919 में प्रांतों में किया गया था, उसको हटाकर केंद्र में प्रस्तावित किया गया। इसका अर्थ यह था कि अब प्रांतों में भारतीय मंत्रियों को वास्तविक शक्तियां दी गई थी। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था, कुछ प्रांतों में संघीय न्यायालय की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। साथ में गवर्नर और गवर्नर जनरल की विशेष विवेकाधीन शक्तियां भी इसी अधिनियम के द्वारा दी गई थी, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण था वो कंटिन्यू बना रहा। इस अधिनियम ने प्रशासनिक ढांचा तो दिया, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी। 1935 के अधिनियम ने यानी कि संविधान की रूपरेखा तो तैयार कर दी, लेकिन सत्ता अभी भी ब्रिटिश हाथों में थी और अब भारत एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ चुका था। अब हम पहुंचते हैं भारतीय संवैधानिक विकास के अंतिम चरण पर। सिनेरियो था कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो रहा था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश शासन भारत में अधिक समय तक नहीं टिक सकता। और इसी परिस्थिति में हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया गया। इसके द्वारा भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की गई।
साथ ही भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। इसके साथ ही क्राउन रूल का अंत हो गया, यानी कि वो पूर्णतः समाप्त हो गया। इसके साथ ही जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद की भारत पर सर्वोच्चता समाप्त हो गई। संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हुई। यही संविधान सभा आगे चलकर भारतीय संविधान का निर्माण करती है। गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि न होकर डोमिनियन का संवैधानिक प्रमुख बन गया और इस अधिनियम ने, जो हमारा 1947 का अधिनियम था, भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग पूरी तरह से खोल दिया था। इस प्रकार ब्रिटिश काल के विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई और 1947 के बाद भारत ने अपना स्वयं का संविधान बनाने की यात्रा शुरू की। धन्यवाद।